पाकिस्तानी सेना में छुट्टी कैंसिल, बॉर्डर पर तोप तैनात है। मुनीर शहबाज मोदी की मार के खौफ में गजब कर रहे हैं। इधर पाक बॉर्डर पर सेना की रुद्र ब्रिगेड तैयार। उधर अमेरिका चीन भी पाकिस्तान को किनारे लगा देंगे क्या? अब इसका चैप्टर। दिल्ली ब्लास्ट को भारत ने जैसे ही आतंकी घटना माना, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब तो कांड हो गया बॉस। इसके बाद पीएम मोदी ने चेतावनी दे दी कि दिल्ली धमाके के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इन दो बातों से ही शहबाज और मुनीर की हालत खराब हो गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अभी चली रही है। इसके दोषियों तक सुरक्षा एजेंसी देर सवेर पहुंची जाएंगी। धमाके के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ते दिख रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने फिर से गलती की है और इस बार उसे यह गलती महंगी पड़ सकती है। पीएम मोदी के संभावित एक्शन से पाकिस्तान ऑलरेडी तनाव में। तरह तरह की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के हाथ पांव फूल रहे हैं। पाकिस्तान में सेना का मूवमेंट बढ़ गया है। वहां लोग कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठन जश्न मना रहे थे, बैठक करके आतंकी खुशी जता रहे थे। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने गियर चेंज किया, पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान की सेना पैनिक मोड में आ गई है। पाकिस्तान में धमाके होने शुरू हो गए हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर्स पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को बचाने नहीं आएगा, ये संकेत मिल रहे हैं। चीन ने भी भारत के समर्थन में बयान दे दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है। इंडियन आर्मी भयंकर तैयारी बॉर्डर पर किए जा रही है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से पाकिस्तान की हालत खराब है। उसे लग रहा है कि भारत कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेगा और इस बार बचाने कौन आएगा? क्योंकि भाई अमेरिका ऑलरेडी फंसा हुआ है। आज ही तो ट्रंप ने वो बिल साइन किया कि उनके यहां का लॉकडाउन खत्म हो रहा है। भाई उनकी अर्थव्यवस्था गिरी हुई है और भारत पे इंपैक्ट पड़ नहीं रहा, रिपोर्ट आ गई है। तो ट्रंप को भारत की जरूरत है। ऐसे में जो तलवे चाट रहे थे मुनीर और शहबाज, उसी पैर से ट्रंप इनको लात ना मारते। पाकिस्तान में मचे घमासान और कैसे पीएम मोदी के नाम से पाकिस्तान में तूफान आया हुआ है, आज सब आपको दिखाऊंगा। बॉर्डर पर क्या हो रहा है आपको दिखाऊंगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान पैनिक मोड में। पाकिस्तान को पूरी आशंका है कि भारत कोई ना कोई एक्शन लेगा, क्योंकि भारत तो पहले से तैयारी कर ही रहा था। भारतीय सेनाओं ने हाल ही में त्रिशूल एक्सरसाइज की थी, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक पास। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत तो फुल रेडी है बॉस। इसी वजह से पाकिस्तान में भी सेना का मूवमेंट शुरू हो गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की 6th आर्मर्ड डिवीजन लाहौर की तरफ बढ़ रही है। इस डिवीजन में अल खालिद टैंक शामिल हैं, यानी पाकिस्तान टेंशन और पैनिक में सेना को मूव करा रहा है। पाकिस्तान में हलचल इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि भारत ने एक नया नोटाम जारी कर दिया है। आज ही भारत की तीनों सेनाओं ने त्रिशूल एक्सरसाइज पूरी की। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास हुई इस एक्सरसाइज के लिए भारत ने नोटाम जारी किया था। अब भारत ने नया नोटाम जारी कर दिया है। 13 से 17 नवंबर के लिए नोटाम जारी किया गया है। मुंबई के पास अरब सागर के लिए नोटाम इफेक्टिव है। यह इलाका पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा से लगा हुआ है। यहां उड़ान के दौरान जीपीएस सिग्नल गड़बड़ हो सकती है। इसे भारत की प्रैक्टिस के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे इमरजेंसी में जीपीएस स्पूफिंग से निपटा जा सके। अब जीपीएस स्पूफिंग से किसी एयरक्राफ्ट के जीपीएस लोकेशन यानी दिशा बताने वाले सिस्टम को प्रभावित किया जाता है, जिससे विमान अपना रास्ता भटक जाता है और क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। भारत ने किस तरह की धुआंधार तैयारी इस बार की है, उसकी जबरदस्त तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पाकिस्तान की सेना किस तरह पैनिक मोड में आ चुकी है। भारत में पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक ली। पाकिस्तान में हड़कंप मचना शुरू हो गया। मुनीर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पाकिस्तानी सेना में सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं कि कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, भारत किसी भी वक्त हमारी छुट्टी कर सकता है। सेना को लाहौर की तरफ मूव करा दिए भाई। मुनीर को लगता है कि पहला हमला शायद लाहौर पे होगा इस बार। बॉर्डर पर टैंक यूनिट की तैनाती कर दी गई है। पाक सेना अगले 72 घंटों में मिसाइल टेस्ट भी कर सकती है। भारत और पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब भारत ने बदला लेना चाहा है, बदला लिया है। और इसी वजह से मुनीर और शहबाज के हाथ पांव फूल रहे होंगे। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत तैयारी कर ही रहा है।
तो कभी भी ठोक देगा। सुनिए पाकिस्तान में कैसे डर का माहौल है। इधर पाकिस्तान में एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया। शहबाज सरकार ने सेना प्रमुख मुनीर की पावर बढ़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद शहबाज ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया था। उसके बाद से मुनीर मनमाने ढंग से काम कर रहा है। मुनीर की हरकतों से शहबाज की परेशानी बढ़ रही है। इसी बीच शहबाज सरकार ने मुनीर की पावर और बढ़ा दी। पाकिस्तान सरकार ने संविधान के 27वें संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इसके बाद मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गया है। मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान मिल गई है। असीम मुनीर जीवन भर अपने पद पर बना रहेगा। मुनीर को पूरी जिंदगी सुरक्षा मिलती रहेगी। यानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब शहबाज ने मुनीर को आगे कर दिया कि भाई तुम ही संभालो, अब जो होगा तुम ही देखना, क्योंकि शहबाज तो लड़ नहीं सकते, बचाएगी तो सेना। और इसलिए मुनीर जो कह रहा है वो शहबाज किए जा रहे हैं। इस संशोधन के बाद मुनीर की पावर पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी ज्यादा हो गई। हालांकि पाकिस्तान में लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मुनीर तानाशाह ना बन जाए। मुनीर की पाकिस्तान में पावर बढ़ती चली गई और उधर पाकिस्तान के एक पूर्व सेना अधिकारी ने मुनीर का सीक्रेट प्लान एक्सपोज कर दिया। पूर्व पाक सेना अधिकारी आदिल राजा ने मुनीर के प्लान के बारे में बताया। मुनीर का प्लान चीन की मदद से इंडियन नेवी पर हमला करने का था। चीन से टेक्निकल सपोर्ट मिलने पर इंडियन नेवी पर वो हमला करने वाला था। दिल्ली ब्लास्ट से 4 दिन पहले इस प्लान पर अमल करना था। आदिल राजा ने यह भी कहा कि मुनीर भारत में आतंकी हमले करवाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की सारी प्लानिंग चौपट हो गई। पाकिस्तान के होश तब उड़ गए जब दिल्ली ब्लास्ट पर चीन ने हैरान करने वाला बयान दे डाला, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में भी हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को ऑपरेशन सिंदूर की याद आ रही है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लगातार बैठक कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत के रिस्पॉन्स की चर्चा कर रहे हैं। पीओके में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने बैठक की है। बैठक में लश्कर के टॉप 2 कमांडर शामिल हुए। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद इस बैठक में आया था, कहा जा रहा है। ये तस्वीरें गुजरावाला में हुई आतंकियों की बैठक की बताई जा रही हैं। इसी बैठक में आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद शामिल हुआ था। इन आतंकियों को डर है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कहीं शुरू ना कर दे। आज पाकिस्तान के आतंकी डर रहे हैं, जबकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद यही आतंकी जश्न मना रहे थे। ये तस्वीरें दिल्ली ब्लास्ट के ठीक बाद की हैं, जब पीओके के कोटली में लश्कर के आतंकियों की बैठक हुई थी। इसमें आतंकी हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं। आतंकियों का स्वागत जो हो रहा था, उन जश्न जैसी तस्वीरें थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लश्कर के आतंकी अब्दुल रऊफ का एक बयान भी वायरल हुआ था, जिसमें वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। ये दिल्ली को दुल्हन बनाने का सपना देख रहे हैं। पहले अपनी कब्र खोदना शुरू करो भाई, उसमें खुद ही चले जाओ तो ज्यादा बेहतर है, वरना भारत भेजे। कह रहे हैं ना 10 मई, दिख रहा है कनेक्शन। आतंकी पहले तो जश्न मना रहे थे, लेकिन आज की डेट में घबराए हुए हैं कि भारत कब कहां से अटैक कर देगा। पाकिस्तान को डर इस बात का भी है कि इस बार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को ठोकेगा। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान से उलझा हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गोलाबारी भी हो चुकी है और कई राउंड की बातचीत, लेकिन इन दोनों के बीच बात नहीं बनी। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि अफगानिस्तान अगर नहीं समझा तो पाकिस्तान खुला युद्ध लड़ने को तैयार है। तालिबान भारत के इशारे पर पाकिस्तान को उलझा रहा है। पाकिस्तान इन दोनों को एक साथ संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। एक बार ख्वाजा आसिफ को सुनिए, वो कैसे 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार है कह रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान ने बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को कैसे पानी पिला दिया। पाकिस्तान के मंत्री धमकियां दे रहे हैं और उधर अफगानिस्तान ने ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान के होश उड़े। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने का आदेश दे दिया है। सभी व्यापारियों को इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। पाकिस्तान के साथ दवाई, फल, सब्जी समेत सारे व्यापार बंद किए जाएंगे। जो इस आदेश को नहीं मानेगा उसके साथ सारे सहयोग खत्म कर दिए जाएंगे। तालिबान के मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान की घटिया दवाइयों से हेल्थ सेक्टर प्रभावित है। पाकिस्तान से होने वाले व्यापार का विकल्प तलाशने की कोशिश भी शुरू कर दी गई। व्यापार बंद करने के अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं के लिए हमें जिम्मेदार ठहराता है। टीटीपी पिछले 25 साल से पाकिस्तान में एक्टिव है, उसके लिए हम पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हम अपनी रक्षा करने में पूरी जान लगा देंगे, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान में इसी बात से खलबली है कि इधर भारत तैयारी करके बैठा है, उधर पाकिस्तान में खुद ही बम पे बम भी फूट रहे हैं। जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके अगले दिन ही इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद से पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तान में इस वक्त श्रीलंका की क्रिकेट टीम गई हुई है और इस्लामाबाद धमाके के बाद श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेलने से डर रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मंगलवार 11 नवंबर को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया।
यह मुकाबला रावलपिंडी में हुआ था, जो इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ शहर है। इस मैच से कुछ घंटे पहले ही इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर आत्मघाती हमलावर ने कार में धमाका कर दिया, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद श्रीलंका टीम के खिलाड़ी जान बचाने के लिए किसी तरह पाकिस्तान से निकलने का रास्ता तलाशने लगे और पाकिस्तान सरकार इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए किसी तरह श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान में रोकने में जुट गई, क्योंकि सिक्योरिटी की टेंशन से श्रीलंका क्रिकेट टीम के 8 से 10 खिलाड़ी अपने देश लौटने का फैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथ पांव फूल गए। उसने मदद के लिए मुनीर से गुहार लगाई, जिसके बाद मुनीर ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से बात की और श्रीलंका के खिलाड़ियों को पूरी सिक्योरिटी का भरोसा दिया। और इस पूरे मामले पर पाकिस्तान में संसद तक चर्चा शुरू हो। सुनिए बहस के दौरान मोहसिन नकवी ने क्या कहा। यानी वहां हाथ पैर जोड़कर श्रीलंका की टीम को रोकना पड़ा। भाई धमाका तो भारत में भी हुआ। भारत में साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई है, वो तो नहीं भाग रही। उनको भरोसा है भारत जो है एक मजबूत देश है, यहां हम सेफ हैं। श्रीलंका को पता है कि पाकिस्तान में जो है अभी भारत ठोकना शुरू करेगा तो हम फंस जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। भारत अगर कोई एक्शन लेता है तो उसका साथ देने वाला कोई दिख नहीं रहा। पहले ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ फुल फ्लेजेड वॉर की कगार पर है। उस पर जम्मू में पाकिस्तान के बॉर्डर पर उड़ते ड्रोन्स ने पाकिस्तान का बीपी बढ़ा दिया। कल रात को ये ड्रोन जम्मू में पाकिस्तान बॉर्डर के पास उड़ते नजर आए। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज के सूत्रों ने साफ कर दिया कि ये ड्रोन सर्विलांस की उड़ान कर रहे थे, मतलब नजर रख रहे थे कि क्या। एक तरफ जम्मू में बॉर्डर पर ड्रोन की उड़ान और राजस्थान में बॉर्डर पर सोनिक बूम से पाकिस्तान पूरी तरह हिल गया। दरअसल जोधपुर में कल रात के वक्त जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। लोगों को समझ नहीं आया कि अचानक धरती को हिला देने वाला धमाका कहां हो गया। हालांकि बाद में पता चला कि यह फाइटर जेट के सोनिक बूम की आवाज जो जोधपुर के आसपास के कई इलाकों में सुनाई दी। सोनिक बूम की असलियत पता लगाने के बाद भारत के लोग तो चैन से सो गए, लेकिन इस सोनिक बूम ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, जिसे दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद किसी भी वक्त भारत के अटैक का डर सता रहा है। कहीं ये देखिए कैसी आवाज है, कहीं ड्रोन, कहीं सोनिक बूम, ये सब पाकिस्तान को तनाव में रखे हुए हैं, क्योंकि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहले ही 10 दिन की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल त्रिशूल पूरी कर चुकी हैं। राजस्थान में रेगिस्तान से लेकर गुजरात के समुद्री तट तक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब मिलकर खुद को वॉर मोड के लिए तैयार कर चुके हैं। सेना की तरफ से इस वॉर ड्रिल के ऐसे वीडियो भी जारी किए गए जिससे पाकिस्तान को तनाव होना लाजमी है, क्योंकि इसमें सेना के टैंक, एयरफोर्स के फाइटर जेट, नेवी के युद्धपोत सब मिलकर जमीन से लेकर आसमान और पानी के अंदर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तालमेल बैठाते दिख रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए। वॉर ड्रिल के दौरान गुजरात में पोरबंदर के समुद्र तट पर सेना ने दिखाया कि कैसे युद्ध छिड़ने पर टैंक्स और सैनिकों को पानी से होते हुए मोर्चे पर पहुंचाया जाता है और दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है। त्रिशूल वॉर ड्रिल के बीच आर्मी ने राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर अखंड प्रहार ड्रिल शुरू कर दी। यह भी त्रिशूल वॉर ड्रिल का ही एक पार्ट है, लेकिन सेना की जो रुद्र ब्रिगेड अखंड प्रहार एक्सरसाइज कर रही है, उसने भारत की युद्ध की तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। क्योंकि पहले सेना युद्ध का आदेश मिलने पर मोर्चे के लिए निकलती थी, लेकिन रुद्र ब्रिगेड हर समय वॉर रेडी रहती है। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ये वॉर ड्रिल कर रहे हैं और उसके बाद धीरे से सीधा घुस जाएगी भारतीय सेना या ठोक देगी। आप सुनिए वॉर ड्रिल के लिए रेडी हो चुकी रुद्र ब्रिगेड पर खुद सेना क्या कह रही। इस रुद्र ब्रिगेड को इसलिए भी खड़ा किया गया है क्योंकि हमारे भारतीय फौज की एक डॉक्ट्रिन होती थी जिसको हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे, जिसके तहत फौज मोबिलाइज करती थी और मोबिलाइज के बाद ऑपरेशनल एरिया में कारगर होने के लिए रेडी होती थी। परंतु अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने का, यानी कि ये रुद्र ब्रिगेड जो है एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को पूरी तरीके से कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। भाई पाकिस्तान ऑलरेडी पैनिक मोड में है और सेना के अधिकारी ऐसी ऐसी बात कह दे रहे हैं कि भाई हम तो रेडी हैं, अभी मार देंगे। बोलिए वहां उनको दिन में 2 बार बीपी की गोली खानी पड़ जाएगी। भाई ये देश सुरक्षित रहा। देश के बड़े शहरों में 11 साल में कोई अटैक नहीं हुआ, जो कि यूपीए या उसके पहले के जमाने में एक आम बात हुआ करती थी। आतंकियों ने साजिशें तो बहुत की, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हर साजिश नाकाम हुई। और इसलिए जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पैनिक में ही हुआ लेकिन हुआ,
तो नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि साजिश करने वालों को छोड़ेंगे तो नहीं बॉस, एक एक का हिसाब होगा। और इसलिए आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहा जा रहा है ना कि ये लोग ऐसा प्लानिंग किए थे भारत को दहलाने का जैसा कभी नहीं देखा गया था, वो तो हो नहीं पाया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे लेवल पे चल रही है जैसा देश ने कभी नहीं देखा। छापे पे छापे ऐसे पड़ रहे हैं कि सोच नहीं सकते आप। लोग डिटेन किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, चुन चुन कर संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। आज मतलब समझिए कि एक तरीके से 72 घंटा बीता है। और इस जांच का दायरा आप देखिए, इस जांच की स्पीड आप देखिए, मतलब आपने ना तो कभी ऐसा सुना होगा ना देखा होगा जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही हैं। आज आपको बताऊंगा कि कैसे 60 घंटे के अंदर डीएनए टेस्ट करके पता लग गया कि धमाके से उड़ी i20 कार में उमर ही मौजूद था। आज आपको बताऊंगा कि कैसे 48 घंटे के अंदर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश करने वालों को पकड़ने के लिए एजेंसियां इंटरपोल तक पहुंच गई हैं। आज आपको यह भी बताऊंगा कि पिछले 72 घंटे में कैसे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक दनादन छापे पड़ रहे हैं, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। और नेटवर्क, जो इन आतंकियों का नेटवर्क है, हाफिज मसूद जिनको पाले बैठे थे, उनकी बॉस कमर तोड़ दी गई उस नेटवर्क। आज आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे 48 घंटे के अंदर जांच एजेंसियां उस डॉक्टर तक भी पहुंच गई जिसे मसूद अजहर की महिला ब्रिगेड की आतंकी का करीबी माना जा रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि पिछले 72 घंटे में कैसे एनआईए, आईबी, एनएसजी, एटीएस और तमाम सारी एजेंसीज ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैसे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की कमर तोड़ी जा रही है, कैसे 72 घंटे के अंदर 1500 संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठा लिया गया। वो दिन गलत लिखा, 72 घंटा। मतलब ऐसे व्यापक लेवल पर जांच चल रही है कि कोई बचने वाला नहीं है। क्लियर मैसेज है कि जो आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा उस तरह से उस लेवल पे जाके जो है इनकी कब्र खोद दो। साजिश में किसी का कितना ही बड़ा रोल हो, छोटा रोल हो, सब धरे जाएंगे बॉस। जांच का दायरा सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे दुबई, तुर्की, अफगानिस्तान तक जांच का दायरा पहुंच चुका है। आतंकी हमले की साजिश करने वालों की फंडिंग की जड़ें खोजी जा रही हैं। दूसरी कारें भी पकड़ी जा रही हैं, डायरियों से राज खुल रहे हैं। यानी ऐसी जांच हो रही है जिसे देखकर अमेरिका जैसे देश भी कहने लगे कि अरे भारत को हमारी मदद की जरूरत नहीं भाई, भारत खुद कर लेगा। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, सारी एजेंसियों के हेड मॉनिटर कर रहे हैं, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम हो रहा है। कैसे क्या हो रहा है, आज कौन कौन सी मीटिंग हुई, क्या क्या खुलासा हुआ, पीएम मोदी के एक आदेश के बाद कैसे ये सारा ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, पूरे विस्तार से आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक दी। यहीं पे मुजम्मिल पहुंचा था, लाल रंग की इको स्पोर्ट कार लेकर पहुंचा था और फिर यहीं से बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए का जो एनपीके खाद है वो यहां से लेके गया था, फरीदाबाद लेकर पहुंचा था। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसका कहते मुजम्मिल का कि अलग किस्म का आदमी था ये। मुजम्मिल नहीं, उमर था थोड़ा अलग किस्म का। अच्छा, कट्टर था वो? कट्टर था। दिल्ली ब्लास्ट को करीब 75 घंटे हो गए और इन 75 घंटे में कैसे धुआंधार एक्शन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसकी एक एक डिटेल आज आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कितने बड़े दायरे में और कितनी तेजी से जांच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कसम खाई है कि इनको छोड़ेंगे नहीं, तो वो कसम ऐसे ही नहीं खाई है बॉस, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे जबरदस्त काम चल रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी सरकार ने क्लियर कट कह दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, साजिश करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया देखेगी, दुनिया को सख्त मैसेज मिल जाएगा, ऐसी सजा देंगे इन लोगों को कि दोबारा कोई इस तरह का हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा। ये मोदी सरकार ने क्लियर किया आज कि ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी बॉस, कांपेगी कि ऐसा आतंकी हमला नहीं करना है। ये पिछले 75 घंटे में तीसरी वार्निंग है मोदी की। 2 बार पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। कल सीसीएस की मीटिंग हुई थी, उसमें साफ कहा कि यह जघन्य आतंकी घटना है, छोड़ना नहीं है इन लोगों को। अब आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। पीएम मोदी खुद लगातार जांच एजेंसियों के संपर्क में,
गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आज भी अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी एक बड़ी मीटिंग की। आतंकियों को सख्त मैसेज देने के लिए आज अमित शाह ने बड़ी बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने का पीएम मोदी का संकल्प जरूर पूरा होगा। जो भी इस कायरतापूर्ण हमले के पीछे है उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। गुजरात के एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह बातें कही। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की एक और पहले बड़ी खबर बताऊं, फिर आगे की बात बताऊंगा। बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और गृह सचिव मौजूद है। इस वक्त अमित शाह के घर पर सुरक्षा से जुड़ी बैठक में आईबी चीफ को भी शामिल किया गया है। यानी गृह मंत्री के घर पर इस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं, जो गृह मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि कहां क्या पकड़ा जा रहा है, क्या मिल रहा है, क्या खबरें हैं और क्या हो सकता है। इधर मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, उधर ग्राउंड पर बड़े लेवल पर ताबड़तोड़ एक्शन और जांच चल रही है, जिसके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए 500 अधिकारियों की टीम बनाई गई। जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा छापे मारे जा चुके हैं। 1500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है पिछले कुछ घंटों में। पिछले 72 घंटे में सिर्फ और सिर्फ साउथ कश्मीर में 400 से ज्यादा घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जांच सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही नहीं, यूपी में चल रही है, हरियाणा में चल रही है, गुजरात में चल रही है, महाराष्ट्र तक दायरा चला गया है। जांच इस लेवल पर हो रही है कि आतंकियों के सिर्फ करीबी ही नहीं, ऑफिस में उनका सहयोगी है, पड़ोसी है, जो है सबसे पूछो, किसी को मत छोड़ो, किसी के पास से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो आतंकी डॉक्टर पकड़े गए हैं उनके स्कूल रिकॉर्ड तक खंगाल दिए जा रहे हैं बॉस। आप यह भी देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट के 60 घंटे के अंदर ही जांच एजेंसियों ने पता लगा लिया कि i20 कार में उमर मौजूद था। कार में धमाके के साथ कार सवार के तो चीथड़े उड़ गए थे। कुछ लोग कहने लगे कि क्या पता कार लगा के उतर गया हो तब बम फोड़ा हो। इसलिए जांच एजेंसियों के सामने कार सवार की पहचान करने की चुनौती थी, लेकिन डीएनए सैंपलिंग से सब पुख्ता हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट साइट से जो डीएनए सैंपल जमा किए गए थे उससे यह कंफर्म हो गया कि डॉक्टर उमर नबी ही धमाके वाली कार में मौजूद था। मंगलवार को ही उमर की मां का डीएनए सैंपल इन लोगों ने ले लिया था, फिर उसे धमाके वाली कार में मिले सैंपल से मैच किया गया, जिससे कंफर्म हुआ कि उमर ही कार में बैठा हुआ था। उमर की जो चिथड़े उड़े उसमें उसकी टांग फंस गई थी स्टीयरिंग और एक्सीलरेटर के बीच में, वो टांग से निकाल लिए डीएनए। उमर की मां के डीएनए सैंपल मंगलवार को पुलवामा से लिए गए थे, यहां दिल्ली भेजे गए। तड़ातड़ एक्शन हुआ, मिलाए था उमर गाड़ी में। क्लियर। उमर के जो नए सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं उन्होंने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। इसमें एक वीडियो में उमर की कार की पिछली सीट पर एक बैग दिख रहा है और माना जा रहा है कि इसी बैग में विस्फोटक था। ये देखिए पीछे जो है काला बैग है, फूल काला काला, सफेद बैग है, उस पर काला काला फूल बना हुआ है। यह वीडियो 10 नवंबर को बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा का है। उमर सफेद रंग की i20 कार में दिख रहा है, अपना चेहरा ढका हुआ है इसने मास्क से। अंदर ही अंदर पता तो होगा कि चेहरा दिखाने लायक काम तो कर नहीं रहा, आतंकी है। लेकिन पीछे वो बैग देखिए, और जितना बड़ा बैग है कहा जा रहा है उसी में 80 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक मौजूद था। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिखता है कि पीछे विस्फोटक शायद इसी बैग में। एक और वीडियो देखिए, इसमें आतंकी उमर दिल्ली के रामलीला मैदान के पास फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर दिख रहा है। यह तस्वीर देखिए इसकी। इसको देख के आपको लग रहा है कि ये थोड़ी देर बाद धमाका करने वाला है। एकदम कूल चल रहा है भाई, कोई तनाव ही नहीं है कि मैं दूसरों को मारने वाला हूं। इस वीडियो में उमर ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। उमर इस मस्जिद में करीब 10 मिनट रुका था कहा जा रहा है, उसके बाद वो लाल किले की तरफ निकल गया। अब मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, किसी से मिलने गया था, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देने गया था, ये तो अभी जांच में ही पता चलेगा। 10 नवंबर का उमर नबी का एक और वीडियो भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। इस वीडियो में उमर की गाड़ी कनॉट प्लेस का चक्कर काटती दिख रही है। यह वीडियो 10 नवंबर को दोपहर 2:05 का है। उमर कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर आराम से चल रहा। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियां उमर के रूट पर हर एक सीसीटीवी को खंगाल रही हैं। छोटे से छोटे सुराग की पड़ताल हो रही है। 10 नवंबर को उमर ने क्या किया, कहां गया, इसके बारे में जांच एजेंसियों ने पिछले 75 घंटे में भाई साहब एकदम अद्भुत काम किया है और पूरा खाका खींचा है कि ये कहां गया होगा। सोचिए पूरे रूट में कितने सीसीटीवी लगे होंगे, सब खंगाल लिया गया।
यह खुलासा हुआ है कि उमर ने 10 नवंबर को दिल्ली आने से पहले कार में ही रात गुजारी थी। ढाबे पर खाना खाया, सुबह वो दिल्ली आया। उमर नबी की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। जांच में यह खुलासा हुआ कि उमर 9 और 10 नवंबर की रात को हरियाणा के फिरोजपुर झिरका भी गया था। 10 नवंबर की सुबह वो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया। इसके बाद वो दिल्ली में बहुत सारी जगह गया। उमर साउथ ईस्ट दिल्ली भी गया था, ओखला गया था, कनॉट प्लेस गया था, बाद में सेंट्रल दिल्ली में रिंग रोड पर भी दिखा। उमर दिल्ली के अशोक विहार भी गया था, जहां उसने कुछ खाने के लिए कार रोकी थी। सीसीटीवी के आधार पर जांच एजेंसियां मान रही हैं कि उमर बहुत पैनिक में था। वो बिना प्लानिंग के दिल्ली में कार दौड़ा रहा था। शायद उसे अपने हैंडलर के निर्देश का इंतजार था।